इस वीडियो में हम क्लास 7 की हिंदी वसंत 2 के चैप्टर 5 मिठाई वाला के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस किया है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था, ये पहला कारण है। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी, ये दूसरा कारण है। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, ये तीसरा कारण है। इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, पहला कारण। बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, दूसरा कारण। कम दामों में बेचना, तीसरा कारण। बच्चों से अपनत्व यानी कि अपनापन दर्शाना, ये अगला कारण है। आदि ऐसी विशेषताएं थी, बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता यानी कि बेचने वाला। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। प्रभु ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। मैंने इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को मैं खोजने निकला हूँ। इन हंसते, कूदते, उछलते तथा इठलाते बच्चों में मैं अपने बच्चे की झलक मैं देखता हूँ। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। मिठाई वाले के जीवन का रहस्य
कोई नहीं जानता था। लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका ये कहना, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भराया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे। इस कहानी में रोहिणी चिक के पास के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुषों को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। कहानी से आगे, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक कहानी बनाइए। ये कहानी आप अपने आप बना सकते हैं। मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक न होता, वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान नहीं करते थे। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे वह स्वयं सभी बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए और बुरी तरह से उलट गए। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी व बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया था। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपने सारी यादों को ताज़ा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, फ्रूट चाट, चीले, छोले भटूरे, सांभर, डोसा, इडली, चाइनीज़ फूड व इनके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर डोसा बनाने वाला सांभर में, इडली बनाने वाला इडली बनाने में, आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। मिठाई वाला पाठ के लेखक के नाम का नाम क्या है? इनका नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। किसके गान से हलचल मच जाती थी? खिलौने वाले के। रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? कितने को खरीदा? बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदा? बच्चों ने हाथी घोड़ा 50 पैसे में खरीदा। खिलौने वाले का गाना गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? सागर की तरह से लहराता था।
चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? चुन्नू मुन्नू ने 2 पैसे में खिलौने खरीदे थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में किसका स्मरण हो आया? फेरी वाले का। रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा भी सस्ता बेचता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करिए। ये विस्मय बोधक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर रोहिणी के पति का क्या नाम था? रोहिणी ने उनसे किसे बुलाने के लिए और क्यों कहा? रोहिणी के पति का नाम विजय बाबू था। रोहिणी ने उनसे मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा। चुन्नू मुन्नू कौन थे और कहाँ गए थे? चुन्नू मुन्नू रोहिणी के बच्चे थे, पार्क में खेलने गए थे। मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को क्या स्मरण हो आया? मुरली वाले के स्वर सुनकर रोहिणी को मन ही मन खिलौने वाले का स्मरण हो आया। वह भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मिठाई वाला पहले क्या था? मिठाई वाला पहले प्रतिष्ठित व्यापारी था। राय विजय बहादुर के बच्चों ने कौन सा खिलौना खरीदा? राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू ने हाथी और घोड़ा खरीदा। नगर भर में क्या समाचार फैल गया था? लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे थे? नगर भर में समाचार फैल गया था कि मधुर तान में गाकर मुरलियां बेचने वाला आया है। वह सिर्फ 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। लोगों के लिए वहाँ यह आश्चर्य वाली बात थी और वे सोच रहे थे कि भला इतने कम पैसे में क्या फ़ायदा होता होगा। मीठे स्वर को सुनकर लोग अस्थिर क्यों हो जाते थे? खिलौने वाले के अति ही मधुर स्वर व मादक रूप से गा गा कर बच्चों को बुलाता था और कि छोटे बड़े सभी उसके मीठे स्वर से प्रभावित होकर अस्थिर हो जाते थे। मुरली वाला देखने में कैसा था? लोगों ने उसके बारे में क्या अंदाजा लगाया? मुरली वाला देखने में गोरा पतला युवक था। उसकी उम्र लगभग 30-32 की थी। वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। उसके बारे में लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि संभवतः वही व्यक्ति सबसे पहले खिलौने बेचने शहर में आया था। मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी झट से नीचे क्यों उतर आई? मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी तुरंत समझ गई कि वह वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था। उस व्यक्ति के सरल स्वभाव से रोहिणी कुछ परिचित हो गई थी। वह उसके विषय में जानना चाहती थी, इसलिए वह झट से आवाज़ सुनकर नीचे उतर कर आई ताकि बच्चों के लिए मिठाई के बहाने उसे बुलाया जा सके। मिठाई वाले के मन की व्यथा क्या थी? मिठाई वाले के मन की व्यथा थी कि उसके पत्नी व बच्चे किसी हादसे के शिकार हो गए थे। अब वह जीवन के दिन अकेले काट रहा था। यही उसकी व्यथा का कारण था। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ग्राहकों का व्यवहार कैसा होता है? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग्राहक के मन में सदैव ये भावना बनी रहती है कि दुकानदार उससे अधिक कीमत लेता है और झूठ बोलता है। पहले सामान का दाम बढ़ा चढ़ा कर बताता है और ग्राहक पर एहसान जताने के लिए दाम को थोड़ा कम कर देता है। वह तब भी काफ़ी मुनाफा कमाता है, जबकि वह यह सभी दुकानदारों के ऊपर लागू नहीं होता। कई दुकानदार थोड़े लाभ पर अपना सामान बेच देते हैं। कई बार तो उसे अपना सारा मुनाफा छोड़ना पड़ता है। कभी कभी नुकसान में अपना सौदा बेचना पड़ता है। ग्राहक को दुकानदार के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि किसी का दुख बांटना ही मनुष्यता है। जैसे रोहिणी ने जब मिठाई वाले की कहानी सुनी तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। मूल्य परक प्रश्न। आप मिठाई वाले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो पाते हैं कि मिठाई वाला अपने छोटी सी जीवन में काफ़ी परेशानी व दुख झेल चुका था। वह हमारी सहानुभूति का पात्र है। वह बच्चों के बीच में रहकर अपने बच्चे का रूप देखता है और दुख को भूलना चाहता है। हमें ऐसे व्यक्तियों के कष्ट कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से पूरे लेसन को हर तरीके से हर दृष्टिकोण से समझाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना तो भूलना नहीं है। थैंक यू।